ने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था, लास्ट वीक जो हम कर रहे थे, वो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स हमने स्टार्ट कर दिया था। और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में हमने जो कंपोनेंट डिस्कस कर रहे थे वो था ब्लड। ठीक है, ब्लड को हमने की कॉम्पोजिशन डिस्कस कर रहे थे। और जब ब्लड को हमने सेपरेट किया था, यानी उसकी कॉम्पोजिशन स्टडी करने के लिए हमने एक प्रोसेस किया था सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो उससे हमें पता चला था कि ब्लड के भी दो ब्लड बना हुआ है या कंपोज हुआ है दो कंपोनेंट से। एक कहलाता है प्लाज्मा और दूसरा कहलाते हैं कार्प्यूसिल्स या ब्लड सेल्स। ठीक है, कार्प्यूसिल्स या इन्हें ब्लड सेल्स भी कहते हैं। हमने यहाँ पे भी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। प्लाज्मा हमने ऑलमोस्ट पूरा डिस्कस कर लिया था कि प्लाज्मा जो है वो 55% है ब्लड में और 45% जो है वो कार्प्यूसिल्स या ब्लड सेल है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे मटेरियल्स को, और वो हमने डिस्कस किए थे। न्यूट्रिएंट्स करता है, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हॉर्मोन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा। अब आज जो हमें करने हैं, हमने कार्पसेल्स भी स्टार्ट कर दिए थे। हमने उनके नेम डिफाइन किए थे कि कार्पसेल्स जो है या ब्लड सेल्स जो है वो तीन टाइप के हैं। एक है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स जिन्हें हम रेड ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और फिर थे ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को जो है हम व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और थर्ड थे थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स को जो है हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये बातें हमने उस दिन यहां तक कर ली थी। अब हम जरा जा रहे हैं डिटेल पे इरिथ्रोसाइट्स की, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स या इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर या शेप क्या होता है, और उनमें जो है वो कितनी उनकी लाइफ स्पेन है या कितनी क्वांटिटी है और क्या साइज है उनका। रेड ब्लड सेल को जब हम देखते हैं कई डायरेक्शन से, तो जब हम ऊपर से देखते हैं उसको अपर साइड से, तो इट अपेयर लाइक अ डिस्क शेप। ठीक है, उसका शेप जो होता है ना वो डिस्क शेप होता है। डिस्क क्या चीज है, जो आप लोग मूवीज या सॉन्ग्स या फिर गेम्स की जो सीरीज होती है ना, तो वो सीरीज या वो जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको ऊपर से देखें तो वो इरिथ्रोसाइट या आरबीसीज हमें गोल डिस्क जैसे लगते हैं, जबकि उसको अगर हम साइड व्यू से देखें तो इट अपेयर लाइक दिस। जो सेंटर से थोड़ा सा दबा हुआ हिस्सा है और कॉर्नर जो है उसके थोड़े थोड़े से ब्रॉड है, सेंटर से दबा हुआ हिस्सा है। जैसे एक अगर आपने वो आपने क्या खाई होगी, इनफैक्ट सब बच्चे ही खाते हैं, फैंटा की टॉफी जो होती है, देखी है ना आप लोगों ने कैसी होती है फैंटा की टॉफी। अगर उसको ऊपर से देखें तो वो गोल डिस्क है और बीच में उसके एक गहरा सा दबाव सा है। ठीक है, और अगर साइड से देखें तो वो दोनों साइड से थोड़ी सी फूली भी है और ऊपर और नीचे से जो है वो दबा हुआ है। तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी एरिथ्रोसाइट, कि वो डिस्क शेप होती है और ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इसको हम बाय कॉन्केव शेप भी कहते हैं, बाय कॉन्केव शेप। अगर यानी आप ऊपर से देख रहे हैं तब तो आप इसको डिस्क कह रहे हैं, साइड से आप इसको डिस्क नहीं कह सकते। अब साइड व्यू से आप इसको डिस्क नहीं कह सकते, साइड व्यू से आप इसको बाय कॉन्केव कहेंगे। बाय का मतलब होता है टू, यानी दो, और कॉन्केव ऐसा कर्व जो इस तरह से अंदर की साइड पे बल्क होता है, उसे हम बाय कॉन्केव कहते हैं। ठीक है, कर्व्स जो है वो या तो इस तरह से होते हैं, ऐसे होगा कर्व, या कर्व जो है वो ऐसे होते हैं। ठीक है, ये वाला कर्व अगर आप नोट करें तो ये कर्व है, अंदर की साइड पे गहराई हुई हुई है इसकी, अंदर की साइड पे जो है इसके कन्वर्जन है या अंदर की साइड पे कर्व है, तो ऐसा कर्व जो है वो कॉन्केव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर की साइड से भी है और नीचे की साइड से भी, यानी दोनों साइड जो है वो कर्व्ड है और वो कर्व्ड इनर कर्व्ड है। इस वजह से हम इसे कहते हैं बाय कॉन्केव शेप।
ठीक है, तो आरबीसी का या एरिथ्रोसाइट का शेप क्या है? बाइकॉन्केव शेप। अच्छा, अब बाइकॉन्केव शेप की वजह से इसे एक फायदा हो रहा है, मतलब जो शेप है वो इसको एक एडवांटेज दे रहा है, और वो एडवांटेज क्या है कि इस शेप की वजह से, बाइकॉन्केव शेप की वजह से जो आरबीसी है इट बिकम फ्लेक्सिबल। ठीक है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से जो भी ब्लड वेजल्स होती हैं वो उसमें से आसानी से फ्लेक्सिबली जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, इट कैन इजीली मूव थ्रू द ब्लड वेजल बिकॉज ऑफ इट्स शेप विच इज अ बाइकॉन्केव शेप, और ये बाइकॉन्केव शेप इसे फ्लेक्सिबल बनाता है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही ये ब्लड वेजल से आसानी से गुजरता है या पास होता जाता है। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात होती है आरबीसी में कि आरबीसी सेल्स को जब हम स्टडी करते हैं अच्छी तरह से, इसको जब इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो हमें एक और पॉइंट पता चलता है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड भी है। इट इज ऑल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब ये हुआ कि इसमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इसमें मौजूद नहीं है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं है। यानी अगर किसी सेल में, फॉर एग्जांपल ये सेल है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, अब अगर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब पूरा सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे फिल है? पूरा सेल इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म से फिल है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है, और उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। देखिए, पिगमेंट का मतलब क्या होता है? पिगमेंट का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो इस पूरे साइटोप्लाज्म में एक कलर मौजूद है, और उस कलर का नाम इन्होंने दे दिया है हीमोग्लोबिन। उस कलर का नाम है हीमोग्लोबिन, जो कॉमन लैंग्वेज में यानी देखने में वो एक्चुअली जो कलर है वो रेड कलर है। ठीक है, तो यानी पूरा साइटोप्लाज्म इसका रेड कलर का होता है। पूरा साइटोप्लाज्म जो है रेड ब्लड सेल का, वो रेड कलर का होता है, और इसी वजह से इसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों पूरा साइटोप्लाज्म रेड कलर का है? क्योंकि पूरे साइटोप्लाज्म में एक पिगमेंट प्रेजेंट है, और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, या हीमोग्लोबिन क्या फायदा देता है? हीमोग्लोबिन एक्चुअली जो है वो ट्रैप करता है ऑक्सीजन। सही है, ये हीमोग्लोबिन जो है ये क्या कर रहा है साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर? इट ट्रैप्स ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन ट्रैप करता है, और अब जहां जहां ये रेड ब्लड सेल मूव करेगा बॉडी में, वो ऑक्सीजन को साथ लेके मूव करेगा, और जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेजल जो है वो चली जाएगी ब्रेन में, तो ये ऑक्सीजन भी सप्लाई होगी टू द ब्रेन। या ये ब्लड जो है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल चला जाएगा आपके किसी और इंपॉर्टेंट ऑर्गन में, फॉर एग्जांपल आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, तो एलिमेंट्री कैनाल में भी जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होगी विद द हेल्प ऑफ द आरबीसी, बिकॉज आरबीसी में पूरा साइटोप्लाज्म में एक पिगमेंट मौजूद है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, विच इज अ रेड पिगमेंट। ये हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रैप करना, वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है, और अब आरबीसी बॉडी में जहां जहां और जिस जिस ऑर्गन में जाएंगे वहां पे ये आरबीसी ऑक्सीजन लेके उस ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचा देगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द रेड ब्लड कार्पसल के फ्लेक्सिबली मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, बाइकॉन्केव शेप, एंड also due to the structure, this shape structure, it has a larger surface area for the hemoglobin to trap oxygen inside the cell. No nucleus is present, it is non-nucleated. न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियस की जगह भी साइटोप्लाज्म ने ले ली है। अब साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है इस सेल में, और पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो ऑक्यूपाइड है, या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन विच इज अ रेड पिगमेंट,
जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रैप करेगा। अब यानी वो जगह जो न्यूक्लियस ने घेरी होती थी वो भी इस वक्त हीमोग्लोबिन से भरी हुई है, जिसमें और ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। एंड नाउ आरबीसी कैन कैरी ऑक्सीजन एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू वेर एवर द एरिया इट इज रिक्वायर्ड। जहां जहां ऑक्सीजन चाहिए होगी ये आरबीसी ही उसे सप्लाई करता जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है? लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि इसकी पूरी लाइफ टाइम कितनी है। तो लाइफ स्पेन इसका होता है 120 डेज। 120 डेज। आरबीसी इज अ टाइप ऑफ अ सोमैटिक सेल। ठीक है, ये एक सोमैटिक सेल है जो आपको बिल्कुल शुरू में पढ़ाए गए थे, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। अगर आपको याद हो, सोमैटिक सेल, आपको याद है कि मैंने आपको बताया था सोमैटिक सेल में जो सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस होती है। अगर ये सोमैटिक सेल्स हैं और इनमें माइटोसिस हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 120 डेज के बाद एक नया सेल बन जाता है। यानी पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं और वो दो डॉटर सेल्स भी अपना पूरा 120 डेज का टाइम पीरियड जो है वो पूरा करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें माइटोसिस हो रही है तो यकीनन 118 दिन जो है उसमें वो इंटरफेज में होगा और 2 दिन में सेल डिवीजन हो जाएगी, या 119 दिन जो है वो इंटरफेज में होगा एंड 1 डे इज फॉर द सेल डिवीजन, बिकॉज वी नो दैट कि इंटरफेज इज अ वेरी लॉन्ग फेज और सेल डिवीजन जो है वो क्विकली हो जाती है। तो द होल लाइफ स्पेन, पूरे 120 दिन तक जो है वो ये इसका लाइफ स्पेन है। और उसके बाद डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं जो फिर 120 दिन तक सरवाइव करते हैं। अब इस 120 दिन में जो है यकीनन सारा टाइम पीरियड तो इंटरफेस का होता होगा और कुछ जो है वो सेल डिवीजन का होता होगा कि जो न्यू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 120 डेज का मतलब हो गया एक्चुअली ऑलमोस्ट 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ्स या तक जो है ये सरवाइव करते हैं और इसके बाद इनके जो है वो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अच्छा, अगर कंपेयर करें हम बाकी ब्लड सेल से, यानी इरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स से कंपेयर करें या थ्रोम्बोसाइट से, तो इरिथ्रोसाइट्स की क्वांटिटी ल्यूकोसाइट से कहीं ज्यादा होती है। हमारी बुक में जो है इसकी फिगर दी हुई है जिसको आप देख के पढ़ लेंगे कि इसकी क्वांटिटी जो है वो ल्यूकोसाइट से कहीं ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट कोई क्यूबिक मिलीमीटर में ये 500,000 जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, 500,000 जो है ये प्रेजेंट होते हैं इन माइक्रोमिलीमीटर। बहुत ही थोड़ी सी जगह पे इतने ज्यादा मौजूद है। अच्छा, ये बन कहाँ रहे होते हैं ये सेल? तो इन ये सेल्स जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं इन द बोन मैरो। बोन मैरो क्या चीज होती है? बोन, बोन हड्डियां। ठीक है, बोन्स के सेंटर पार्ट में एक एम्प्टी स्पेस होती है जिसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है, यानी एक लिक्विड फिल्ड होता है और उस लिक्विड को कहते हैं हम बोन मैरो। क्योंकि वो बोन के अंदर है वो लिक्विड, इस वजह से उसे हम बोन मैरो कहते हैं। और ये बोन मैरो जो है वो सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी, ल्यूकोसाइट्स भी, प्लेटलेट्स भी, ये सब जो है वो बोन मैरो ही प्रोड्यूस कर रहा है। और बाकी जो है वो हमने सारी बातें करनी के क्या होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स और इनका क्या काम है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और बहुत अहम बात है जो मैं आपको बताती हूँ कि रेड ब्लड सेल्स समटाइम्स ऐसा होता है ड्यू टू एनी इंजरी, कोई चोट लग जाए, कोई आर्टरी कट जाती है, या उसमें कुछ रेड ब्लड सेल भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी वजह से कुछ रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो जाते हैं। अगर रेड ब्लड सेल डैमेज हो जाएंगे तो 120 डेज से पहले ही डैमेज हो गए फॉर एग्जाम्पल, अब क्या, अब वो जाया नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि वो डैमेज हो गए हैं तो उनके पीसेस जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में चले जाए और वो रिमूव हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि डैमेज्ड आरबीसी के साथ क्या होता है, डैमेज्ड आरबीसी जो है वो पहले सप्लाई हो जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं एक ऑर्गन में जिसे हम कहते हैं स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में वो जाके थोड़े दिन तक स्टोर रहते हैं और फिर स्प्लीन जो है वो फाइनली उसे भेज देती है टू द लिवर, लिवर में भेज देती है। किनको भेजा जा रहा है? डैमेज आरबीसीज को। यानी बेसिकली डैमेज आरबीसीज स्प्लीन से होते हुए लिवर में पहुंच जाते हैं। अब लिवर में क्या होता है? लिवर में ये डैमेज आरबीसी को मजीद ब्रेक डाउन कर दिया जाता है
रिसाइकिल करने के लिए, यानी उसको दोबारा यूज करने के लिए या उसको यूजफुल बनाने के लिए उसको मजीद तोड़ दिया जाता है। और लिवर में आरबीसी या डैमेज आरबीसी जब टूटते हैं तो दो चीजें निकलती हैं। एक होती है हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन मौजूद है, ठीक है। एक जो है वो उसके ब्रेक डाउन होने के बाद जो है मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक डाउन होने के बाद निकल गई है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद है और इस हीमोग्लोबिन को मजीद यूज किया जाएगा। दिस हीमोग्लोबिन विल बी फर्दर यूजफुल। और वो कैसे यूज किया जाता है, अब वो ब्रेक डाउन होती है इन द लिवर। आरबीसी जो है डैमेज आरबीसी से हीमोग्लोबिन अलग कर ली जाती है और हीमोग्लोबिन को जब ब्रेक किया जाता है तो वो ब्रेक होती है इनटू बाइल पिगमेंट्स एंड आयरन, ठीक है। उसमें से आयरन अलग हो जाता है और बाइल पिगमेंट्स अलग हो जाते हैं। अगर आपको याद हो, ये सेम बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूं जब हम रोल ऑफ लिवर पढ़ रहे थे कि लिवर में कुछ डैमेज आरबीसीज आते हैं थ्रू स्प्लीन, जो लिवर उनको रिसाइकिल करता है या रीयूज करता है उन आरबीसीज को, उनके हीमोग्लोबिन को अलग किया जाता है, हीमोग्लोबिन को ब्रेक किया जाता है तो वो बाइल पिगमेंट्स और आयरन जो है वो बनाते हैं। आयरन जो है वो लिवर में ही स्टोर हो जाता है एंड जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो भेज दिए जाते हैं लिवर में फॉर द मेकिंग ऑफ द बाइल, ठीक है। वो फिर यूज हो जाते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ बाइल। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंड इफ द आरबीसीज गेट डैमेज। अगर आरबीसी डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो उनको भी रिसाइकिल कर लिया जाता है, वो वेस्ट नहीं होते या वो बॉडी से रिमूव नहीं हो जाते एज अ वेस्ट मटेरियल, बल्कि वो फर्दर ब्रेक डाउन करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बॉडी में ही फर्दर यूज के लिए जो है वो सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है। आयरन स्टोर हो जाता है इन द लिवर और व्हेनेवर द न्यू आरबीसीज आर फॉर्म, वो आयरन दोबारा सप्लाई हो जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ द न्यू आरबीसीज। और बाइल पिगमेंट भी स्टोर होते हैं लिवर में फॉर द मेकिंग ऑफ बाइल। बाइल जो है वो डाइजेस्टिव जूस है जिसको हम डाइजेशन में डिटेल में पढ़ चुके हैं। So this is all about the RBCs. अगर आप लोगों को ये कॉपी कर लिया हो तो बता दीजिए, मैं बोर्ड रब करके फिर आपको ल्यूकोसाइट्स बताऊंगी। ओके, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल पे जा रहे हैं जिनका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की डिटेल हम पढ़ते हैं। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स क्या है कि ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में या आम जबान में WBC या वाइट ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं या वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज अबाउट द WBC इज कि इनको पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। पुलिस ऑफ द बॉडी क्यों कहा जा रहा है इसको पुलिस ऑफ द बॉडी? क्योंकि इनका काम ये है, जैसे पुलिस का काम होता है कि चोरों को या वो चीजें या वो लोग जो फॉरेन हैं, जो किसी एक जगह से बिलोंग नहीं करती, अगर वो वहां पे पहुंच जाए तो उनको वहां से निकाल देते हैं, वहां से हटा देते हैं, यानी वो कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले उन लोगों को या उन चोरों को वहां से हटाते हैं। बिल्कुल इसी तरह WBC का भी काम है। WBC इस बॉडी में क्या करते हैं? अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर हो रहा है, फॉरेन मटेरियल का मतलब ये है, फॉरेन मटेरियल का मतलब हुआ कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई एबनॉर्मल सेल अगर प्रोड्यूस हो गया है बॉडी में तो वो फॉरेन मटेरियल है।
यानी वो बॉडी से बिलोंग नहीं करता, आपके ब्लड सेल से बिलोंग नहीं करता, आपके बॉडी फ्लूइड से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। अगर वो आपकी बॉडी से बिलोंग नहीं करता तो उसकी कोई भी उसको इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो बॉडी में एंटर हो, क्योंकि अगर वो बॉडी में एंटर हो गया तो वो बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे काम शुरू होता है ल्यूकोसाइट्स का। अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर होता है तो ल्यूकोसाइट जो है वो दो फंक्शन से या दो प्रोसेसेस से उस फॉरेन मटेरियल को, चाहे वो बैक्टीरिया वायरस हो या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल हो, ठीक है, इवन कोई पॉइजनस या टॉक्सिक मटेरियल हो, तो उस को जो फॉरेन है, जो बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको फॉरेन वो वहां पे पहुंच के इनकाउंटर कर देते हैं। कैसे इनकाउंटर करते हैं? दो वेज में करते हैं। कुछ जो है वो फेगोसाइट्स होते हैं। फेगोसाइट्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ल्यूकोसाइट्स हैं जो इंगल्फ करते हैं। अगर आपको याद हो, इंगल्फिंग द फॉरेन मटेरियल, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने जब हम स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लार्ज पार्टिकल्स क्रॉस होते हैं। और वो क्यों क्रॉस होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड, यानी लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर या प्रोटीन, दोनों जो है, दोनों पार्ट जो है वो अलाउ नहीं करते उस लार्ज मटेरियल को कि वो अंदर एंटर हो। लेकिन अगर उन्हें एंटर होना है किसी पर्पस के लिए तो अब वो इंगल्फ किए जाएंगे, एंडोसाइटोसिस होगा। सही है। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस क्योंकि सॉलिड ईटिंग है, सॉलिड ईटिंग को मैंने आपको बताया था कि सॉलिड ईटिंग को हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। तो वो व्हाइट ब्लड सेल फौरन उस लार्ज पार्टिकल के करीब जाएंगे, सही है, और उसको जाके इंगल्फ कर लेंगे। कैसे इंगल्फ करेंगे? कि एक वेजिकल सा बनेगा और वो जो है वो इस तरह से लार्ज पार्टिकल अंदर चले जाएगा, इनसाइड द सेल चला जाएगा। सही है। अब सेल के अंदर मौजूद है बहुत सारे लाइजोसोम्स। सेल में क्या है? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है दे कंटेन एंजाइम्स। what enzymes और कौन से enzymes है? which type of enzymes are present in lysosome? the digestive enzymes, जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है। the digestive enzymes are present और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? वो उस लार्ज पार्टिकल को जो अब बॉडी में आ गई है उसे डाइजेस्ट कर देंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो लार्ज पार्टिकल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन दिस वे फॉरेन मटेरियल जब बॉडी में आएगा तो ये ल्यूकोसाइट्स जो फेगोसाइट्स भी हैं, यानी उनमें एंडोसाइटोसिस हो रही है, वो उसे इंगल्फ करके डाइजेस्ट करके फॉरेन मटेरियल को, बॉडी को सेव कर लेंगे। This is the first way they can save the body from the foreign material. एक प्रोसेस तो ये हो गया फेगोसाइटोसिस, जिससे उन्होंने सेव कर लिया टू द बॉडी फ्रॉम द फॉरेन मटेरियल। सेकंड क्या होगा? सेकंड होता है कि दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। कुछ ल्यूकोसाइट्स ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का भी काम ये है कि एंटीबॉडीज भी फाइट करती हैं अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल, अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल। अब चाहे वो कोई सा भी फॉरेन मटेरियल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई टॉक्सिक मटेरियल हो, यानी कुछ बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक मटेरियल फेगोसाइटोसिस क्लीन कर देते हैं, और कुछ जो है वो ऐसे ल्यूकोसाइट्स हैं जिनको अभी हम आगे पढ़ते हैं लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंटीबॉडीज जो है वो उनको उन फॉरेन मटेरियल्स को भी खत्म कर देती हैं या बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं वो कहलाते हैं लिम्फोसाइट्स, और जो इंगल्फ करते हैं फॉरेन मटेरियल को वो कहलाते हैं फेगोसाइट्स। यानी ये दरअसल ल्यूकोसाइट्स ही हैं, या अगर हम कहें कि ये दो जो हैं ये टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं on the basis of their function,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये भी जो है वो WBCs के भी दो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि या तो वो एंडोसाइटोसिस करेंगे, इंगल्फ करेंगे फॉरेन मटेरियल को, तो वो फेगोसाइट्स कहलाएंगे, या अगर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे टू किल और टू डिस्ट्रॉय और टू डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिन मटेरियल, so they are known as lymphocytes. So these are the types of the leukocytes on the basis of their function. अच्छा, अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया हो तो मैं चले हाफ पार्ट में वो कर देती हूँ। ओके, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, कि अगर फंक्शन देखें हम तो ल्यूकोसाइट्स के ये दो काम है, कुछ ल्यूकोसाइट जो है वो फेगोसाइट्स कर रहे हैं यानी इंगल्फ कर रहे हैं लार्ज पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया वायरस को, और कुछ ल्यूकोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके जो है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दे आर नोन एज लिम्फोसाइट। On the basis of their shape also they are classified, or yeah, on the basis of the structure, on the structural basis भी हमने इनको क्लासिफाई किया है। इट इज क्लासिफाइड स्ट्रक्चरल बेसिस का मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के हिसाब से या उसकी बेसिस पे भी हमने ल्यूकोसाइट्स की टाइप्स देखी है या उसको क्लासिफाइड किया है इनटू 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स क्या होती हैं, सॉरी 2 टाइप्स, और वो 2 टाइप्स क्या होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब है ग्रेन्युलर, जिसमें ग्रेन्स हो, जिसमें दाने हो, दे आर नोन एज ग्रेन्युलोसाइट्स। साइट्स ल्यूकोसाइट से वर्ड साइट्स लाए हैं, और ग्रेन्युलो हमने यूज किया है कि if the grains are present inside it then they are known as granulocytes। और मैं आपको बता चुकी हूँ इन बायोलॉजी whenever we use the word a it means absent, तो अगर grains absent है तो they are known as agranulocytes and agranulocytes। ग्रेन्युलोसाइट्स को भी 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, कि कैसा उसका न्यूक्लियस है ग्रेन्युलोसाइट्स में, उस हिसाब से हमने इसे फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक होते हैं इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स, बेसोफिल्स, eosinophils and neutrophils। ठीक है, और एक ग्रेन्युलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है वो भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड हुए हुए हैं, और वो वही फर्दर 2 क्लासेस हैं जिनको हमने फंक्शनल बेसिस पे भी पढ़ा है। एक होते हैं मोनोसाइट्स जो हैं वो फेगोसाइट्स ही हैं जो इंगल्फ करते हैं। ठीक है, दे आर फेगोसाइट्स। मोनोसाइट्स, फर्स्ट टाइप इज अ मोनोसाइट्स एंड अ लिम्फोसाइट, जो अभी हमने पढ़े थे फंक्शनल बेसिस से, वही वाले हैं ये लिम्फोसाइट्स। लेकिन अब हमने इसको स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया है, यानी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स इन दोनों में ग्रेन्यूल्स नहीं है, दे आर ए ग्रेन्युलोसाइट, और जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं वो बेसोफिल, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हैं। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वहां पे हमने फंक्शन की बात की थी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब है कि उसमें ग्रेन्स मौजूद है, ए मींस ग्रेन्स आर एब्सेंट। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो मोस्टली आरबीसी से साइज में बड़े होते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन भी दे डिस्ट्रॉय द लार्जर स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, यानी वो फेगोसाइट्स करेंगे। हम पढ़ रहे हैं अभी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल, बेसोफिल। चलिए पहले बेसोफिल से ही कर लेते हैं कि बेसोफिल में जो न्यूक्लियस होता है ना वो ऐसा होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है।
जैसे हम नॉर्मली न्यूक्लियस बनाते हैं, इसमें न्यूक्लियस ऐसा है बाइलोब, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज बेसोफिल। बेसोफिल का जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब न्यूक्लियस है, और बेसोफिल जो है वो एक खास किस्म का एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे हम हेपेरिन कहते हैं। हेपेरिन कहते हैं, HEPARIN। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये रिलीज कर रहे हैं, बेसोफिल रिलीज करते हैं, ये हेपेरिन रिलीज कर रहे हैं। और हेपेरिन का काम क्या होता है? ये अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होता है बॉडी में, ये उसको जो है वो खत्म कर रहे होते हैं। दे आर एंटी हिस्टामाइन, यानी कोई भी एलर्जी वगैरह होगी तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये बेसोफिल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हेपेरिन, एंड दे आर बेसिकली प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम ब्लड क्लॉट। ब्लड अगर क्लॉट होने लगेगा, अगर वो क्या नाम है, जमा होने लगेगा, मीन्स हमें ब्लड क्लॉटिंग ऑयल पढ़नी है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। अगर बॉडी में ब्लड क्लॉट होने लगता है तो ये हेपेरिन जो है वो उस क्लॉटिंग को रोकते हैं। और यही हेपेरिन जो है एंटी हिस्टामाइन भी है, यानी कि अगर कोई एलर्जी प्रोड्यूस होगी बॉडी में तो ये उसको उससे भी सेफ करेंगे। फिर है आपके इजिनोफिल्स। इनके जो न्यूक्लियस है वो भी बाइलोब्ड है, एंड बाइलोब न्यूक्लियस इज द सेम थिंग के ऐसे बाइलोब न्यूक्लियस है, एंड दे आल्सो एक्ट अगेंस्ट द जर्म्स, बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर हो रहा होगा, ये उसको जो है वो एक्ट करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। और न्यूट्रोफिल जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स को इंगल्फ करेंगे, यानी कि फेगोसाइट्स करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ग्रेन्युलोसाइट्स। बाकी एक ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट्स हमने पढ़े थे। मोनो जो है वो मोनोसाइट्स भी फेगोसाइट्स हैं, यानी इंगल्फ वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो लार्जर पार्टिकल को कर रहे हैं। यहाँ पे न्यूट्रोफिल जो थे वो स्मॉलर पार्टिकल्स को इंगल्फ कर रहे थे। प्रोसेस उनका भी फेगोसाइट्स था, इंगल्फिंग करना था, यानी फंक्शन। हम तो हमने पहले फंक्शनल वाइज अलग टाइप्स डिस्कस की थी, और ये जो है ना स्ट्रक्चरल वाइज कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में भी हमें उस टाइप का फंक्शन तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल जो है वो इंगल्फ कर रहे हैं स्मॉल पार्टिकल्स को, और जो मोनोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट की टाइप मोनोसाइट है, वो इंगल्फ करते हैं लार्ज पार्टिकल्स को, यानी लार्ज बैक्टीरियाज वगैरह को। लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस, टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस। कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिएगा, मैं अभी आपको आंसर कर दूंगी, फिर इसको खत्म कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो ब्लड सेल करने जा रहे हैं, आप लोग मुझे यहाँ से थम्स अप करके सिग्नल देंगे तो मैं बोर्ड रब करके थ्रोम्बोसाइट्स बताऊंगी आपको। नेक्स्ट ब्लड सेल्स जो हैं वो हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, ये जो WBCs हैं
दे आर लार्जर इन साइज देन द आरबीसीज, लेकिन आरबीसीज जो है वो क्वांटिटी में ज्यादा है, आरबीसीज की जो है वो लार्जर क्वांटिटी है, लेकिन साइज वाइज जो है वो डब्ल्यूबीसीज जो है दे आर लार्जर देन द डब्ल्यूबीसीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल जो हम लोग कर रहे हैं वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अच्छा, थ्रोम्बोसाइट जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका कोई फिक्स शेप नहीं है, बल्कि दे आर बेसिकली द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। फ्रेगमेंट्स का मतलब ये है टुकड़े की तरह, ठीक है, कोई खास शेप नहीं है, लेकिन ये टुकड़ों की जैसे फॉर्म में होते हैं, और इनका मेन पर्पस होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग करना। ब्लड की क्लॉटिंग का क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले भी ये वर्ड यूज हुआ था और मैंने कहा था क्लॉटिंग का एक हमें अलग से पढ़ना है। तो बेसिकली क्या होता है, इफ ड्यू टू एनी रीजन कोई इंजरी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लड वेजल है और ब्लड वेजल जो है वो रप्चर हो गई है, इंजरी हो गई है। अब इसमें जितने भी आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज मूव कर रहे थे वो यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, आरबीसी बाहर आना शुरू हो जाते हैं ब्लड वेजल से। अगर आरबीसी बहुत ज्यादा ब्लड वेजल से निकल जाएंगे तो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, और ब्लड लॉस होने से जो है वो बॉडी वीक हो जाएगी या एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, बॉडी वीक हो जाएगी, ब्लड लॉस जो है इट कॉजेज एनीमिया। अब ब्लड लॉस को रोकने के लिए अगर कोई भी पार्ट बॉडी का रप्चर हो जाए, चाहे ये तो चले हम ब्लड वेजल की बात कर रहे हैं, इवन द आउटर पार्ट स्किन वगैरह भी रप्चर हो जाए, तो वहां आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ब्लड जो फ्लो हो रहा होता है वो फ्लो होना रुक जाता है, फिर एक दिन के बाद आफ्टर 24 आवर्स वहां पे एक स्कैब फॉर्मेशन हो जाती है। स्कैब क्या चीज है, एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, एंड ग्रेजुअली वो भी खत्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब क्या होता क्या है एक्चुअली, जब कोई इंजरी हो गई है, जो रप्चर हो गई है स्किन या ब्लड वेजल कुछ भी, तो जितने भी प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं ब्लड में, ठीक है, वो प्लेटलेट जो है वो आते हैं एंड वो आके यहाँ पे जमा हो जाते हैं, बहुत सारे प्लेटलेट्स, सारे जितने भी ब्लड में प्लेटलेट्स हैं, दे कम एंड गैदर एट द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर द इंजरी हैज अकर्ड। जहां पे भी इंजरी हुई थी है या जहां पे भी वो डैमेज हुआ हुआ है, वहां पे वो सारे प्लेटलेट्स जो है आके जमा होते हैं। दे प्रोड्यूस अ केमिकल, वो एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल इज प्रोड्यूस जो बेसिकली यहाँ ब्लड में मौजूद प्रोटीन, अगर आपको याद हो अभी हमने ब्लड में प्लाज्मा सिरम में ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन पढ़ा था, उसका नाम था फिब्रिनोजेन। किसी को याद है ये? फिब्रिनोजेन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ये एक सॉल्युबल प्रोटीन है, दिस इज अ सॉल्युबल प्रोटीन। ये जो केमिकल प्रोड्यूस होता है with the help of the platelets, ये इस फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है into फिब्रिन। फिब्रिन इज बेसिकली insoluble, और ये insoluble प्रोटीन जो है वो यहाँ आके जमा हो जाता है, इंटेंगल्ड हो जाता है, लाइक अ फाइबर्स, लाइक अ थ्रेड, ठीक है। और जैसे वोवन होती है हो जाए या सिलाई कर दी जाती है किसी पटी हुई जगह पे, बिल्कुल उसी तरह ये फिब्रिनोजेन जो ब्लड में प्रोटीन मौजूद है ये कन्वर्ट होता है फिब्रिन में। फिब्रिन जो है वो फाइबर्स की तरह का स्ट्रक्चर है जो आके एक दूसरे में ऐसे जुड़ जाता है कि वो उस जगह को बिल्कुल पैच अप कर देता है, ठीक है, बिल्कुल पैच अप कर देगा। एंड नाउ नो मोर ब्लड विल लॉस्ट फ्रॉम दिस प्लेस, दिस इज हाउ द क्लॉटिंग इज टेकिंग प्लेस। अब यहाँ से मजीद ब्लड लॉस नहीं होगा, और इसको हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। लाइक इट इज थ्रू द होल प्रोसीजर। ऐसा नहीं होता कि फिब्रिनो के जो प्लेटलेट्स हैं वो खुद उसको रोक लेंगे। बेसिकली द प्लेटलेट्स प्रोड्यूस अ केमिकल which converts the blood protein fibrinogen into fibrin, and fibrin entangled यानी एक दूसरे में फंस के इस तरह का एक जैसे वुवेन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक दूसरे में फंस के
कि अब जगह नहीं रही है ब्लड सेल्स को बाहर निकलने की, एंड इन दिस वे इट विल बी recovered. This is known as the clotting of blood. इसे हम clotting of blood कहते हैं, which is going to be taking place by the platelets. Platelets उसको जो है वो possible करते हैं और clotting में help करते हैं. So these are the three type of the blood cells: erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. एरिथ्रोसाइट जो हैं दे आर आल्सो नोन एज द रेड ब्लड सेल्स, और जिनके साइज जो है वो बहुत ही स्मॉलर हैं, बट देयर क्वांटिटी इज 500,000 मिलीमीटर्स, क्यूबिक मिलीमीटर्स। और अभी हमने स्टडी किया था वो नॉन न्यूक्लिएटेड थे, न्यूक्लियस नहीं था, जिसकी वजह से पूरा साइटोप्लाज्म पिगमेंट से फिल्ड था, सो दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉट ओनली ऑक्सीजन आल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर वो ट्रैप करके ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो वहां से वापस भी वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़े थे ल्यूकोसाइट्स। Leukocytes are basically the WBCs or the white blood corpuscles, जो पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहलाते हैं, because they save the body from the foreign material, bacteria and virus. उनको किल करते हैं, जर्म्स को, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और बॉडी को सेव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है। अच्छा, साइज जो है वो WBCs का बिगर होता है देन द RBCs, and the quantity of the RBCs is higher than the WBCs. Or platelets are also known as the fragments of the cell. वो cell के fragments हैं, टुकड़े हैं, and their main function is the clotting of blood. ठीक है, ये तीन हमारे blood cells खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम blood disorders और उसके बाद blood vessels, and then we move on to the main organ, heart and their functions. कोई क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू द ब्लड?